हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सानिक्स। तो आज हम जो भी ये हिंदी साहित्य का घटना चक्र है जिसमें टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, साथ ही डी ट्रिपल एसबी और नेट जेआरएफ के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो इसमें समाहित हैं। तो यह सीरीज़ हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ ही अगर आप लोग किसी यूनिवर्सिटी से अगर आप पीएचडी का एंट्रेंस दे रहे हैं हिंदी साहित्य से, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। इस सीरीज़ में हम जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। साथ ही इसमें जो व्याख्या वाला खंड रहता है उस पर भी हम बात करेंगे। हम जानेंगे कि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण हैं और इनसे हमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, जिससे इतने जो ये मोटी किताब है लगभग 700 प्लस पेज की, इसको आसानी से हम कैसे रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, देखिए आप लोगों से जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है आप उसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। देखिए ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चित्रवृत्तियों से ऐसे याद रख लो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि गार्शा द ताशी ने के इतिहास ग्रंथ, कौन सा इतिहास ग्रंथ है? द ला लित्रियोत्तर ए हिंदुस्तानी। इसका दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 1871। ये जो गार्शा द ताशी का ग्रंथ है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप नोट कर लें। और आगे हम इसके बारे में जानते हैं कि देखिए जो गार्शा द ताशी हैं इन्होंने ही इतिहास मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किया था और यह एक फ्रांसीसी विद्वान हैं। तो और इनकी पुस्तक का नाम हमने अभी ऊपर ही जाना था, जो कि है इस्तेवार द ला लित्रियत्तर ए हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंच भाषा में। उसके बाद यह 1839 में प्रकाशित होता है और इसका द्वितीय भाग 1847 में। लेकिन इसका जो द्वितीय संस्करण है वो 1871 में प्रकाशित हुआ था, जो कि 3 भागों में विभक्त हुआ था। पहला जो भाग संस्करण प्रकाशित हुआ वह 2 भागों में और दूसरा 3 भागों में। अब इसके बारे में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस ग्रंथ के बारे में। देखिए एक तो ये जो ग्रंथ है वो साहित्य इतिहास ग्रंथ ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ था। कहाँ पे मुद्रित हुआ था? पेरिस में। और इसमें जो हिंदी ने उर्दू के अनुक्रम कवियों का वर्णन अंग्रेजी वर्णक्रम के आधार पर किया है। साथ ही इस ग्रंथ के बारे में जो इसका हिंदी अनुवाद है, इसका ये जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था इस्तेवार द ला लित्रियोत्तर, तो इसका हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। ये तथ्य भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस नाम से? हिंदुई साहित्य का इतिहास। कुछ ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य के जो कि है, एक जॉर्ज गियर्सन का ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। दूसरा शिव सेंगर जी का ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, है ना। और एक है भाषा काव्य संग्रह जो कि महेश दत्त शुक्ल ने लिखा है। उसके बाद मिश्र बंधु विनोद, जो कि मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मिश्र जो बंधु हैं वह 3 भाई हैं, कौन कौन से? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। तो गणेश, श्याम, सुखदेव, ये 3 नाम आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? तो अभी हमने देखा था ये जो प्रयास है वो गार्शा द ताशी ने किया था। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? देख रहे हैं आप, एक ही क्वेश्चन है लेकिन यह एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? गार्शा द ताशी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि हिंदी, ये सेम क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? गार्शा द ताशी। उसके बाद देखिए ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? अभी हमने जाना था किस भाषा में?
फ्रेंच भाषा में। तो आप देख सकते हैं कि इन क्वेश्चंस की व्याख्या पढ़ना भी कितना महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरीके से हमें इस घटना चक्र को कवर करना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, वही सेम क्वेश्चन कि गार्शा दत्तासी का जो ग्रंथ है वो किस भाषा में था, फ्रेंच भाषा में। अब अगला क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड हैं, आप देख लेना इनको। और हिंदी साहित्य का लिखने वाले प्रथम लेखक ये भी गार्शा दत्तासी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं थोड़ा। ये है कि काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तो जो काल क्रमानुसार लिखा गया था वह था, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, जो कि है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसको जॉर्ज गियर्सन ने लिखा है। और अभी हमने इस ग्रंथ के बारे में जाना था जब हम देख रहे थे कि हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ कौन से हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप कर ही लोगे कि एस्तेवारदला लित्रियोत्तर, ये वही सेम गार्शा दत्तासी। देखिए ये ही क्वेश्चन सेम बार बार अलग अलग परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, तो आप एक क्वेश्चन तैयार करके काफ़ी क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हो जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शिव सिंह सरोज की जो रचना है काल है वह क्या है। आपको पता है कि शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। देखिए इसका जो समय है 1878 माना गया है, ऑप्शन में नहीं है, ये थोड़ा विवादित प्रश्न है। शिव सिंह सरोज का रचना काल आप 1878 याद रखेंगे। और ये जो ग्रंथ है ये शिव सिंह सेंगर ने लिखा था और हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ है। और इसमें कुल 838 कितने कुल 838 भाषा कवियों का जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इसी की व्याख्या है, मैंने आपको बता दी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। तो इसके लेखक हो जाएंगे पादरी एडविन ग्रीव्स। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, आप इसको नोट करके चलिएगा कि जो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर है ये पादरी एडविन ग्रीव्स ने लिखा है। अब देखिए जो आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जो कि 1918 में लिखा था, किसने, पादरी एडविन ग्रीव्स ने। और पादरी FE के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के नाम से प्रकाशित हुआ था। और आगे ये सेम क्वेश्चन है, इसको किसने लिखा है, एडविन ग्रीव्स ने। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने, एडविन ग्रीव्स ने। उसके बाद ये देखिए, ये अभी हम पढ़ रहे थे कि जो लित्रियोत्तर है उसका हिंदी अनुवाद उन्होंने किया था, जो मतलब लक्ष्मी बार्षड़े थे उन्होंने। लेकिन ये जो गियर्सन का ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता जी ने किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जो इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं पर बात कर रहे हैं, हम सभी चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, हमें इम्पोर्टेंट चीज़ को ध्यान रखना है और कोशिश की जा रही है कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका छूटे ना। तो अभी आपने ये पढ़ा कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास से द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आप बताइए कि द इस्तेवारदला लित्रियोत्तर इंदोई ए हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ये सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। देखिए जो रिपीटेड क्वेश्चन उनको कराने से क्या ही मतलब है। आगे चलते हैं कि ये भी हो गया द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं, आपको पता होगा, जॉर्ज गियर्सन। उसके बाद ये क्वेश्चन नया है, इसको देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, क्या नाम यहाँ आया है, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ये नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया था, तो ये जॉर्ज गियर्सन ने सुझाया था, याद रखेंगे जॉर्ज गियर्सन। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि किस लेखक ने हिंदी मतलब साहित्य का
के काल का विभाजन किया सर्वप्रथम? तो ये जॉर्ज गियर्सन ने किया था। जॉर्ज गियर्सन ने ही हिंदी साहित्य के काल का सर्वप्रथम विभाजन किया था और इन्होंने कुल 12 कालखंडों में हिंदी साहित्य का विभाजन किया था। कौन कौन से हैं आइए उनको हम देख लेते हैं, साथ ही हम इनको याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें मतलब ऐसे तिथि याद रखना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हम ये याद रखेंगे कि कौन कौन से काल थे। तो पहला काल था चारण काल। कौन सा? चारण। ऐसे याद रख लो, सबसे पहले चरण छुए चारण काल। उसके बाद 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। कैसे? पहले चरण छुए, फिर धार्मिक पुनर्जागरण किया किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। देखिए ये बस याद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, फिर मुगल दरबार आता है। मुगल दरबार के बाद तुलसीदास, तुलसीदास के बाद रीति काव्य, फिर तुलसीदास हो गया, रीति काव्य हो गया। अब तुलसी के अन्य परिवर्ती। अब 18वीं सदी में हम आ जाते हैं। उसके बाद आपको पता है कि कंपनी का शासन होता है, जो ब्रिटिश इंडिया का शासन होता है ना, ब्रिटिश कंपनीज का, वही है कि कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया का शासन, उसके बाद विविध। तो ऐसे एक कहानी फॉर्मेट में इसको याद कर लेंगे कि पहले चरण छुए किसने? धार्मिक पुनर्जागरण किया मलिक मोहम्मद जायसी ने, ब्रज में कृष्ण का, और फिर मुगल दरबार आयोजित किया गया जिसमें तुलसीदास ने रीति काव्य लिखा। ये याद करने के लिए है बस। और तुलसीदास के परिवर्ती, उसके बाद 18वीं सदी आती है, कंपनी का शासन आता है, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, और फिर विविध। इस प्रकार से ये हम याद कर लेंगे जो भी 12 काल विभाजन हैं जो कि जॉर्ज गियर्सन के द्वारा किए गए हैं। और हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम काल विभाजन किसने किया? जॉर्ज गियर्सन ने। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के काल विभाजन में कवियों का नाम सर्वाधिक उपयोग किया गया है, मतलब ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें कवियों का नाम सबसे ज़्यादा यूज किया है? तो वो मिश्रबंधु विनोद ने किया है। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? मिश्रबंधु विनोद। ठीक है। और ये आपको अगला क्वेश्चन देखिए कि मिश्रबंधु लगभग 5000 कवियों का वर्णन इन्होंने अपने ग्रंथ मिश्रबंधुओं ने अपने ग्रंथ मिश्रबंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन कि मिश्रबंधु विनोद नाम से मतलब किन लेखकों को जाना जाता है? तो हम ये देख चुके थे, गणेश, श्याम, सुखदेव। क्या याद रखना है? गणेश, श्याम और सुखदेव। अगला क्वेश्चन कि मिश्रबंधुओं द्वारा कौन सी रचना लिखी गई? मिश्रबंधु विनोद। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 25 वाला जो है वो ये है कि मिश्रबंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो मिश्रबंधु विनोद का चौथा भाग 1934 को प्रकाशित हुआ था। इसके प्रथम जो 3 भाग थे वो 1913 में प्रकाशित हुए थे। कब प्रकाशित हुए थे? 13 में। और चौथा भाग 1934 में। देखिए 13 और 34, 13 और 34 ऐसे याद रख लेंगे इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है। कितने भागों में प्रकाशित होता है मिश्रबंधु विनोद? 4। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिश्रबंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित होता है। पहले 3 भाग कब प्रकाशित हुए? 1913 में, और चौथा भाग 1934 में। उसके बाद मिश्रबंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या मानी है? देखिए मिश्रबंधु विनोद ने परिवर्तन काल की समय सीमा संवत 1890 से 1925 संवत मानी है। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मिश्रबंधु विनोद में मिश्रबंधुओं ने हिंदी साहित्य के काल का विभाजन कुछ इस प्रकार किया है। आगे चल के हम देखते हैं। सबसे पहले आरंभिक काल, उसके बाद माध्यमिक काल, उसके बाद अलंकृत काल, फिर अज्ञात काल और फिर परिवर्तन काल। हमने जाना था कि जो ग्रियर्सन है उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 12 कालखंडों में विभाजित किया है और मिश्रबंधुओं ने 5 कालों में विभाजित किया है। सबसे पहला आरंभिक काल है जिसमें पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल, पूर्व और उत्तर। माध्यमिक में पूर्व माध्यमिक, प्रौढ़ माध्यमिक। अलंकृत में पूर्वालंकृत और उत्तरालंकृत। देखिए पूर्व पहले आता है, उत्तर बाद में आता है। आरंभिक और अलंकृत का ऐसे ही याद रख लेंगे, लेकिन माध्यमिक में उत्तर की जगह उन्होंने प्रौढ़ का इस्तेमाल किया है। उसके बाद चौथा है अज्ञात काल और फिर परिवर्तन काल। ऐसे याद रखेंगे, आरंभ, माध्यमिक, फिर अलंकृत, अज्ञात और परिवर्तन काल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कि मिश्रबंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किसी कवि को स्थान नहीं मिला है। देखिए बंधुओं की एक और इम्पोर्टेंट पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी नवरत्न। तो ये नाम भी याद रखेंगे कि हिंदी नवरत्न किसके द्वारा लिखी गई है? मिश्रबंधु विनोद के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें उन्होंने जायसी के बारे में नहीं लिखा है, जायसी के बारे में इस पुस्तक में नहीं मिलता है। तो देखिए नवरत्न से ही समझ में आ रहा है इसमें 9 कवियों को स्थान दिया गया है। तो वो 9 कवि कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। इनको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तुलसी सूर देव बिहारी भूषण,
केशव, ये याद रखो, तुलसी, सूर, देव बिहारी, भूषण केशव। उसके बाद मतीराम, चंद्रवरदाई और हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र से मतलब है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऐसे करके याद रख लेंगे ये 9 नाम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में से इसमें से किसी कवि को स्थान नहीं मिला है। वही क्वेश्चन सेम है, किसको नहीं मिला हमने जाना था अभी, मोहम्मद जायसी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए ये हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक के लेखक बहुत आसान है, कौन है इसके लेखक, रामचंद्र शुक्ल। अब हम थोड़ा जान लेते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, उनको हम जान लेते हैं जो कि परीक्षा में पूछी जाती हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। देखिए सबसे पहले एक पुस्तक है जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है, पुस्तक है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। और एक और पुस्तक है उनकी, हिंदी साहित्य का आदिकाल। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, वो उसके लेखक तो रामचंद्र शुक्ल हैं, लेकिन हिंदी साहित्य का आदिकाल इसके लेखक कौन हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ऐसे करके कंफ्यूज नहीं होना है, आप एक लिस्ट बना लीजिए, वहाँ लिख लीजिए प्रमुख पुस्तकें और लेखक। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हम, और हिंदी साहित्य का इतिहास जिसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल, ये भी याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अक्सर इस पुस्तक को हम पढ़ते हैं, जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हम तैयारी करते हैं तो इस पुस्तक को पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि 1931 में लिखा गया, ये किसने लिखा है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। सेम एक और शीर्षक से पुस्तक लिखी गई है, इस पुस्तक के रचनाकार हैं विजयेंद्र स्नातक। तो ऐसे करके इन पुस्तकों को याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को मनुष्य की संचित चित्रवृत्तियों। देखिए एक जनरली एक बात देखी जा रही है, जहाँ पे भी चित्रवृत्ति शब्द आता है आप वहाँ पे थोड़ा कम सोच कर, ये परीक्षा में तब करना है जब आपको समझ में नहीं आ रहा है राइट आंसर क्या है, तो हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर देना है, वो एकदम सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही होगा। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था। यानी कि सबसे पहले इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था, यह हिंदी शब्द सागर, भूमिका का क्या नाम है, हिंदी शब्द सागर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका है, और ये सब क्या है, देखिए रामचंद्र शुक्ल याद रखना है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक, है ना, ये याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन कि इनमें से हिंदी शब्द सागर आ जाए, तो हिंदी शब्द सागर आ जाना है तो आपको रामचंद्र शुक्ल ही राइट आंसर हो जाना है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी हो गया है, हिंदी शब्द सागर और कब प्रकाशित हुआ था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था, तो यह 1929 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था, 1929 में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको हम याद रखेंगे। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है, तो व्यवस्थित स्वरूप किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद हम देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है। जैसे कि सभी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जो भी विद्वानों ने, तो उन्होंने कालों के नामकरण का कुछ आधार बनाया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आधार क्या रहा है, इनका आधार रहा है युग प्रवृत्ति। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ की धारणा क्या रही है, आधार क्या रहा है, युग प्रवृत्ति। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है, देखिए इतिहास लेखन की अनेक पद्धतियाँ होती हैं, इसमें सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। और विधेयवादी पद्धति का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास लेखन में किया है। और इस पद्धति में क्या होता है, जो भी युगीन प्रवृत्तियाँ व कालक्रम का वैज्ञानिक निरूपण किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल के प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना गया है। प्रथम उत्थान, तो ये जो समय है वो 1868 से लेकर 1893 तक माना गया है। अब इनका
इनके द्वारा जो भी उत्थान बताए गए हैं इनको हम देख लेते हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय बताया है 1868 से 1893। देखिए जहाँ तिथियाँ याद रखना महत्वपूर्ण हो जाता है उनको तो हमें याद रखना ही पड़ेगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी बताया है और द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918। देखिए आपको पता होगा सन और संवत में 57 ईयर का डिफरेंस होता है। कितने ईयर का? 57 का। तो 1858 में अगर हम 57 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1925। ऐसे करके ये निकाला जाता है। तो याद रखेंगे संवत और सन में 57 ईयर का डिफरेंस होता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन कि प्रथम उत्थान कितना हमने अभी निकाला था, कितना हो जाएगा संवत में? 1925 से 1950। देखिए आप अगर सन याद रख लेंगे तो आप वहाँ से विक्रम संवत आसानी से निकाल सकते हैं। तो को एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। मुझे तो सन याद रखना आसान लगता है तो मैं तो सन याद रखती हूँ, जिससे संवत भी आसानी से निकल आता है उसमें 57 ऐड करके। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये सेम क्वेश्चन है, दूसरा उत्थान काल कब माना है? 1893 से 1918। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? देखिए ये संवत में पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो साहित्य लिखा है उनमें जिसमें उन्होंने काल विभाजन किया है वो संवत में किया है। तो अच्छा होगा आप संवत इसमें याद रख लो, और इसमें संवत याद रखना आसान भी है। कब? 1050 से। देखिए हम देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास विभाजन। देखिए सबसे पहले आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल याद रखेंगे, साथ में याद करने की कोशिश करेंगे। इसका आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलेंगे जैसे मैंने बताया है। तो सबसे पहले आदिकाल, जिसको उन्होंने वीर गाथा काल कहा है। उसके बाद पूर्व मध्यकाल, जिसको उन्होंने भक्ति काल कहा है। उत्तर मध्यकाल, जिसको उन्होंने रीति काल कहा है। आधुनिक काल, जिसको उन्होंने गद्य काल कहा है। आदिकाल का समय 1050 से 1375। उसके बाद पूर्व मध्यकाल का समय 1375 से 1700। फिर उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से 1984। अब अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अब देखिए आपकी यही सेम टॉपिक से कितने बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए आप पहला क्वेश्चन कि वीरगाथा काल का नामकरण किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय अभी देखा था 1050 विक्रम संवत। सन नहीं, देखिए यहाँ ऑप्शन में दोनों दिया है, विक्रम संवत में उन्होंने बांटा है, तो विकल्प ए इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी है? हमने अभी जाना भी था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि देखिए ये कुछ पुस्तकें हैं, इनको हमें मैच करना है, मिलान करना है। तो देखिए हिंदी साहित्य का दर्शन, हिंदी साहित्य का दर्शन ये पुस्तक किसने लिखी है? नलिन विलोचन शर्मा ने। तो पहले का तो ए हो जाएगा। देखिए एलिमिनेट करने का तरीका बता रहे, पहले का ए हो गया। मतलब पहले का ए से मतलब है, सॉरी, ए का 4 हो जाएगा। तो देखिए ये है नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो ऐसे करके विकल्प ए राइट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम आंसर को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हो जाएंगे डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। देखिए आप इन पुस्तक की एक लिस्ट बना लीजिएगा वरना आप बार बार भूल जाएंगे इनको। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? देखिए ऑप्शन में जो है वो इसका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन तो नहीं लिखा है, लेकिन साहित्य का इतिहास दर्शन वो नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है, लेकिन यहाँ हिंदी भी ऐड है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित है। उसके बाद यहाँ बताया भी गया है कि इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब होती है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब होती है? 1893 ईस्वी में। आगे इसका व्याख्या देख लेते हैं, किसने की थी? श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? देखिए आ गया ना, तो अभी हमने ऊपर नाम पढ़े थे, तो इसमें विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने रामचंद्र वर्मा ने नहीं की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन नागरी प्रचारणी, सेम क्वेश्चन है, 1893 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा से ही होता है। इसके बाद हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, यह किसने, इसका प्रकाशन किसने किया था? तो इसका प्रकाशन भी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा किया गया था, काशी में।
उसके बाद अगला क्वेश्चन फोर्ट विलियम कॉलेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतिहास में भी अक्सर आपने इस प्रश्न को देखा होगा। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में की जाती है। कब की जाती है? 1800 में। और यह लॉर्ड वेलेजली ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, उसमें कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जानने को मिलेंगे। लॉर्ड वेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट, किसकी अध्यक्षता? जॉन गिलक्राइस्ट, ये दोनों नाम याद रखेंगे, लॉर्ड वेलेजली और जॉन गिलक्राइस्ट ने मतलब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। कब? 1800 में। ठीक है, इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, किसके द्वारा? जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा। सदल मिस्र की भाषा की विशेषता क्या है? पूर्वीपन। जो सदल मिस्र हैं उनकी भाषा में पूर्वीपन मिलता है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। देखिए, अब हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, सदल मिस्र जो हैं वो बिहार प्रांत के शाहाबाद के थे। अब वो भोजपुर ज़िले में पड़ता है। ये ज़्यादा ये पढ़ लेना आप। यहाँ पे देखिए कि इम्पोर्टेंट हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि हिंदी साहित्य मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय से बताया है। कब से? जो बताते हैं कि कवि गंग के द्वारा छंद वर्णन की महिमा में। और सदल मिस्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। सदल मिस्र को हिंदी का पहला गद्यकार माना जाता है, जिन्होंने 2 गद्य लिखे हैं, एक नासिकेतोपाख्यान और दूसरा रामचरित्र। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती के लेखक कौन है? सदल मिस्र। और रामचरित्र है, याद रखेंगे, तो इसके लेखक कौन है? सदल मिस्र। उसके बाद हम और तथ्य देख लेते हैं। एक लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, इसको भी हम याद रखेंगे। तो प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की। सुख सागर सदा सुख लाल की। देखिए, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सुख सागर सदा सुख, सुख सागर सदा सुख, प्रेम सागर लल्लू लाल। और ईसा अल्लाह खान की रानी केतकी की कहानी, जिसे उदयभान चरित्र भी कहा जाता है। और ये सब फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो इनको याद रख लेंगे, आगे आने वाली परीक्षाओं में भी ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपने जान लिया देखिए प्रेम सागर लल्लू लाल की। देखिए, आप देख रहे हैं ना, ऐसे व्याख्या को अच्छे से पढ़ के कैसे आगे के क्वेश्चन सही हम कर सकते हैं। रानी केतकी की कहानी, ईसा अल्लाह खान, रानी केतकी की कहानी, काफ़ी बार देख रहे हैं आप, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक रहे हैं सदल मिश्र। जो फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना कलकत्ता में जॉन गिलक्राइस्ट ने की थी। सदल मिस्र इसके हिंदी अध्यापक रह चुके हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध किसका हो जाएगा? ईसा अल्लाह खान का। और वो तो सॉरी, ईसा अल्लाह खान का यहाँ पे कोई संबंध नहीं होगा, लल्लू लाल। अगर यहाँ पे मान लो सदल मिस्र होता तो वो भी राइट आंसर हो जाता। नासिकेतोपाख्यान अभी हमने बताया था, कौन है इसके लेखक? सदल मिस्र। उसके बाद सदल मिस्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान और एक रामचरित्र, है ना, उदयभान चरित्र, जिसे रानी केतकी की कहानी कहा जाता है, ईसा अल्लाह खान के द्वारा। उदयभान चरित्र, ये सब आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं, ये सब क्वेश्चन हो गए हैं। हाँ, सुख सागर का विषय क्या है? तो सुख सागर का विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। लल्लू लाल का प्रसिद्ध ग्रंथ आपने पढ़ा है प्रेम सागर। उर्दू की यामिनी भाषा, मतलब उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा है? तो उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय है वो लल्लू लाल को जाता है। यामिनी भाषा कहा है उर्दू को लल्लू लाल ने। और लल्लू लाल की रचना क्या है? प्रेम सागर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हो जाएंगे राम प्रसाद निरंजनी। तो याद रखेंगे, राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि खड़ी बोली की पहली रचना। देखिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली की पहली रचना नासिकेतोपाख्यान है, जो कि सदल मिश्र ने लिखी है। तो खड़ी बोली की पहली रचना नासिकेतोपाख्यान, सदल मिश्र, जिन्हें हिंदी का पहला गद्यकार माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? जटमल ने लिखी है गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा जटमल, याद रखेंगे। खड़ी बोली में खड़ी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? खड़ी बोली में जो खड़ी मतलब खड़ी का शब्द है वो किसके द्वारा किया गया था? देखिए, ये क्वेश्चन भी थोड़ा विवादास्पद है, क्योंकि खड़ी या खड़ी शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये तो विवादास्पद है। क्योंकि हुआ क्या है, खड़ी बोली जो पद है का भाषा विशेष के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में लल्लू लाल, सदल मिश्र और जॉन गिलक्राइस्ट ने किया था। तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये काफ़ी। दूसरा क्वेश्चन, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ये जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा किया गया था, जिन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार। तो देखिए, राजा द्वय के नाम से राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद को जाना जाता है। उसके बाद हिंदी के प्रथम गद्यकार
हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हो जाएंगे? हिंदी भाषा के प्रथम गद्यकार हो जाएंगे लल्लू लाल। तो ऐसे इसको याद रख लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि देखिए विकल्पों के अकॉर्डिंग हमें बताना है ना, इसमें सदल मिश्र नहीं है तो लल्लू लाल को मान लेंगे। ढोला मारूरा का मैं ढोला के पिता का क्या नाम है? तो ढोला के पिता का नाम है राजा नल। उसके बाद ढोला मारूरा दुहा ढोला नामक राजकुमार तथा मारवाड़ी मारू नामक राजकुमारी की प्रेम कथा है। और इसमें ढोला के पिता का नाम राजा नल है। काव्य के मूल कवि कौन है? कल्लोल। ये कल्लोल ने लिखी है, कालांतर में कुशल राम ऐसे। अब अगला है कि रत्नाकर जोपम कथा, ये इनका संबंध वज्रयानी सिद्ध से है। इसको याद रख लेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन देख लीजिए परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा था? अभी हमने जाना था। हिंदी का जो प्रथम व्याकरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा नया क्वेश्चन भी है। हिंदी का प्रथम व्याकरण जोशुआ केटकर ने लिखा था। किसने लिखा था? जोशुआ केटकर ने। और यह डच भाषा के विद्वान हुआ करते थे। अब कुछ और व्याकरण ग्रंथ हैं हिंदी भाषा के, इनको हम जान लेते हैं। जैसे कि ए ग्रामर ऑफ हिंदी लैंग्वेज, इसके लेखक हैं S.A. केलांग। उसके बाद ए ग्रामर ऑफ मॉडर्न हिंदी एडविन ग्रीव्स। हिंदुस्तानी ग्रामर जॉन गिलक्राइस्ट। हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी व्याकरण किसने लिखा? कामता प्रसाद गुरु ने। हिंदी कौमुदी अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने। ब्रजभाषा का व्याकरण राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण किशोरीदास गोस्वामी ने। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने जो भी हिंदी साहित्य के इतिहास से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं TGT PGT GIC असिस्टेंट प्रोफेसर, और ये क्वेश्चन आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। खास करके जो यूनिवर्सिटीज़ जैसे अपनी डॉक्टर भीमराव यूनिवर्सिटी आगरा जो अलग से PhD के लिए एंट्रेंस कराती हैं, उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। साथ ही आपको जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है उनका शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। इस क्लास का अगर आपको PDF चाहिएगा तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।